बरसती हुई बारिश में वो गाड़ी में बैठी अल्लाह को याद करती ट्रैफिक के बीच फंस रहे थे। गाड़ी के दरवाजे पर गिरती हुई बारिश की तेज रफ्तार से गिरती हुई बूंदों को देख रहे थे। गार्ड्स बाहर था, शायद रोड से गाड़ियों को लोगों के साथ मिलकर रास्ता जाम था किया हुआ था, उन्हें हटा रहा था। आज उसका दिन वैसे ही था, घुटन सदा, पर अरीशा के साथ बहुत ही अच्छा लगा था। हर किसी का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, पर उसके बावजूद एक घुटन थी, जैसे अजीब नजरों का हसार। सारा टाइम वो बुखलाई हुई छुट्टी होने की दुआ मांग रहे थे। स्टूडेंट्स कम जान ले रहे थे, जो आसमान अपनी काली चादर ओढ़े उसकी सांसों को कैद करने आ गया था। ये तो शुक्र था कि वक्त से पहले उसकी गाड़ी आ गई, नहीं तो अभी पड़ी होती वहीं समी पर। आज उजै और समियान से काफी दिनों बाद मिलने पर उसे अच्छा लगा था। अचानक उसे डोर की तरफ, जहाँ कोई शीशा ना कर रहा था, बाहर शोर इतना था कि बाबा मुश्किल आवाज में पार थे। हड़बड़ाकर बगैर सोचे उसने शीशा नीचे किया तो सबस आंखें हैरत से और फट गए। बाहर तेज बारिश में भीगता हुआ 12 साल का बच्चा फूल पकड़े मिन्नत समाज कर रहा था। आपी प्लीज आड़ी या ले ले, अल्लाह को खुश रखे, मेरे खाने के पैसे पूरे हो जाएंगे। वो छोटे हाथों से मुंह पर गिरती बारिश की तेज बूंदों को साफ करता हुआ कपकपाए हुए बोला। मुसुमा पहले दिल की कमजोर इस बच्चे की हालत देखकर थर थर कांपने लगी। आप अंदर आ जाएं, कुछ हो जाएगा। वो अपने फुड़कते हुए, उछलते हुए, डूबते हुए दिल को संभालते हुए बोले। उसे लगा उससे पहले उसकी हालत पर खुद मर जाएगी। वो हड़बड़ाई दरवाजा खोलने लगे जब वो बच्चा बोला, अरे नहीं, ये ले लें, अम्मा इंतजार में होंगे, बहन ने सुबह से कुछ नहीं खाया। उफ अल्लाह, अम्मी। मासूमा के मुंह से बेसाहता सिसकी निकली, आंसू दर दर बहने लगे। वो बुखलाई हड़बड़ाई सामने देते ड्राइवर को अपने बैग से पैसे निकालने लगी। उसमें से पड़े 1000 के नोट को देखकर कोसने लगी कि वह क्यों वो पैसे कम लाए। कामते हाथों से लम्हे के भी तहाई किए बगैर लड़के को दिए, जिसने बगैर पैसे देखे लिए और फूल से पकड़ाकर गार्ड्स को आता हुआ देकर भागा। बड़े इंसान कहाँ गरीब को अपने आसपास बटने देते थे। वो फूल हाथ में पकड़े लड़के को जाता हुआ देखती रही। आ अचानक दर्द बड़ी चीख गाड़ी में गुंजी। करीब आते गार्ड्स और ड्राइवर की सांसें साकत हो गई। क्या हुआ मैडम? दोनों पागल उसकी तरफ मतवज्जो हुए, जांबों पर कांटों वाले फूलों से अपने हाथ सुरख किए दर्द से बिलबिला चीख रहे थे। ये कैसे हुआ? तुम कहाँ थे? गार्ड्स ड्राइवर पर चीहा। सर मैं यही था। वह हिकलाया। जल्दी निकालो गाड़ी, फास्ट। वो फूल बाहर फेंकते हुए बोला। खुद शहरयार के खौफ से सहमा हुआ था। वो और मासूमा अपने हाथों में लगे हुए छोटे कांटू सूरज निशानों के दर्द से तड़प रहे थे। खून तो नहीं था, पर चुभने से दर्द तड़पा रहा था। वो कांप रही थी। पापा, मम्मा, हिचकियों के दरमियान बोलती सिसर के थी, मैडम बस पहुंचने वाले हैं। गार्ड उसके सूरज छोटे हाथों से नजर चुराता हुआ उसकी अचानक हालत पर घबराया हुआ तसल्ली देने लगा। मम्मा, आहिस्ता। लाउंज पे बैठी पड़ी उसके हाथों पर डॉक्टर की दी हुई मैडम पट्टी लगाती बोली। शाहरियार पास बैठा उसके सर पर बोसा देने लगा। डॉक्टर के मुताबिक कोई आम फूल ना थे, उसके कांटों पर जहर था, जो कि खतरनाक तो नहीं, पर 5 मिनट तक जहाँ उसके कांटे चुभने थे वहीं पर दर्द होता है। यह सुनते शाहरियार ने पूछा, तो उनका कहना था कि सर हम तो ट्रैफिक जाम होने की वजह से बाहर थे, ड्राइवर के एहतियात का क्या गए थे, और ड्राइवर का कहना था कि सर बारिश और ट्रैफिक की आवाज की वजह से हम सुन ना सके। वो परेशान सा बैठा था। बेटा, तुम्हें ऐसे किसी के कहने पर गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था, ड्राइवर को कहती या गार्ड्स का इंतजार करती। शाहरियार ने उसका सर सीने से लगाया, बोला, पापा उसकी हालत बहुत खराब थी, वो काम पर रहा था, और बारिश भी तो तेज थी। उसकी हसास तबीयत पर वो खामोश हो गया। आज मैं कुछ नहीं कह रहा, पर आइंदा एहतियात कीजिएगा, ऐसे ही किसी के कहने पर नहीं खोलते। आज के बाद आपको कोई भी मसला होगा तो अजहर भाई से कहेंगे, वो आपको साथ लेकर जाएगा और वही साथ लाएगा, ठीक है? उसका रुखसार थपथपा बोले। क्या आज से अजहर भाई मेरे गार्ड्स हैं? वो बुखलाए हुए बोले। हाँ जी, आज से हम गुड़िया के गार्ड्स हैं। सामने से आते हुए अजहर ने उसकी बात सुनी तो शाहरिया के बदले खुद बोला, हाँ हाँ हाँ, भाई से गार्ड, वाह। वो हंसती हुई बोली और जायक की नजर सामने डेकोरेशन पीसेस को साफ करती जीनी पर थी। जीनी बेटा, छोड़ो इसे, जाओ भाई के लिए कुछ लेकर आ। पर ये मैंने, प्रिया ने कहकर जिस पर वो सर हिलाकर चली गई। जिनी को पता था कि वो क्या पिएगा। वो हमेशा आता रहा था, उसे अपनी नजरों से चिढ़ने वैसे भी उसकी नजरों से भागने के लिए यही बेहतर था। इसलिए वो हामिद सा हिलाती हुई किचन में आई। रोती हुई मुसुमा की हालत उसने भी देखी थी और उसे काफी अफसोस हुआ, दुख हुआ था। कल से हमारी गुड़िया हमारे साथ चलेगी जुनी, और आएगी भी हमारे साथ। वो शफकत से मुसुमा को देते हुए बोला, जिस पर उसने हामिद सा हिलाया। रिलैक्स सा लैपटॉप पर फाइल देख रहा था। उसे अपने किए हुए कोई भी पछतावा नहीं था कि कैसे उसने उसको तकलीफ दी, क्योंकि वो ऐसा ही था। जानते थे सब, तकलीफ वो जरा से भी बर्दाश्त नहीं करता था, चाहे वो खुद क्यों ना हो। ये तो सिर्फ एक जरे की भी 5वीं हिस्से की तकसीम दी हुई सजा थी। नहीं तो उसके मुलाजम भी जानते थे कि कैसे वो गलतियों की सजाएं देते हैं। अगर पोस्टमार्टम हो गया मेरे फेस का तो काम की बात करो। सामने घुटते सोफे पर बैठे हुए आजर से बोला,
शीशे की नहायत स्टाइलिश टेबल पर लैपटॉप रखा। वो फीका सा मुस्कुराया। मैं मजीद तो कुछ नहीं कहता, पर एस वो उसे मालूम नहीं उसकी घुटती हुई नीली आंखें अपने आप पर गाड़ते महसूस कैसे बैठी उसकी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाए। हाँ, अंदाज ऐसा था जैसे ऐसी कोई बात ही ना हो, जैसी वो समझ चुका था। सिगरेट सुलगाए बोलते उसका इशारा किया। मैं चाहता हूँ एस अभी आप उससे दूर है। देखो मैं सही कह रहा हूँ, वो अनजाने में गलतियां करेंगी और आप उससे वो बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए अपने प्यार से हैंडल करें या उसे अभी खुशी से रहने दे और उसके डर को खत्म करने दे, ना कि उसे मजीद तकलीफें देना। वो हिम्मत करके सर झुकाए बोल गया बगैर उसकी सुर आंखों में देखे। सर हमने काफी कोशिश की उसका मुंह खिलवाने की, पर इतना डीठ है, इतनी मार खाने पर भी एक ही डट, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मैं उस दिन शहर से बैठा, मैं उससे मिलना नहीं। इंस्पेक्टर बाजू फोल्ड करते शारिया को देखता वो उसे मुजरिम की डीठ पन का बताने लगा। देखता हूँ कैसे नहीं खोलता मुंह। कड़वे तेवर से बोलता हुआ ऑफिस रूम से बाहर आया। 3 दिन पहले लड़की कॉलेज से आते हुए गायब हो गई। माँ बाप के बहुत ढूंढने के बाद भी कहीं ना मिली तो उन्होंने पुलिस का दर खटखटाया और इंसाफ की भीख मांगी, अपनी इकलौती बेटी की भीख मांगी। शहरिया ने उनका सारा बयान लिया, FAR कटवाई, उसके दोस्तों से पूछगिछ की, पर किसी ने कुछ नहीं पता। सिर्फ एक क्लोज फ्रेंड ने उस लड़की के अफेयर का बताया। यह जानते उसके माँ बाप का साथ शर्मिंदगी से झुक गया। फिर उसके BF को हर जगह तलाश करने के बाद उसे मिला। वो कराची में ही था, अपने दोस्तों के पास छुपा हुआ। अभी वो अंदर था, सिर्फ शक की बुनियाद पर और उसे यूं ना मानने पर। लड़की का अपने दोस्त से कहना था कि वो आज उससे मिलने आई है, पर लड़का का कहना था कि उसने कहा था कि अपनी माँ की खराब तबीयत की वजह से मना कर दिया, नहीं मिला। और यहाँ उसकी जुबान उसका साथ छोड़ती लड़खड़ाई, जिसे शहरियार ने गुद्दे से पकड़ा। वो गुस्से से लाल चेहरे समेत अंदर दाखिल हुआ, जहाँ पर वो बेहोश उल्टा लटका हुआ था। इंस्पेक्टर के ठंडे चाह पानी की बाल्टी डालने पर वो चीखता हुआ होश में आया। उसके चेहरे पर जगह जगह थप्पड़ों के रुखसार पर कट लगे हुए थे, जिस पर पानी पड़ने पर वो चीहा। ऐसे सिर्फ चेहरा ही नहीं, पूरा जिस्म लहूलुहान था। हाँ बताओ, कहाँ है लड़की? शहरोज करत आवाज में बोलता उसके बालों को सख्त मुट्ठी में लिए हुए झटका दिया। कितनी बार कहूं, मैं नहीं जानता, मैं उसे मिलना ही नहीं। वो दर्द से आते हुए बोला। अच्छा, तो तुम नहीं जानते, राइट? और ना ही तुम उसे मिले हो? उसके चारों तरफ घूमते हुए आईब्रो उचकाकर जैसे तसल्ली चाहिए। हाँ, नहीं जानता और ना मिला हूँ। वो आंखें मीचिए दर्द से बोला। उसे शहरोज से डर लगा था। शहर में ASP शहरोज का नाम वो हर जगह से सुन चुका था। रफीक, शहरोज ने पास कर इंस्पेक्टर को पुकारा। जी सर। वो हाजिर हुआ तो शहरोज ने अपने सामने एक बल्ब के नीचे रखी हुई बड़ी सी टेबल की जानब इशारा किया, जिस पर लोहे की जंजीर लटकी हुई थी। कुछ ही देर में इस लड़के को मेज पर लटाकर हाथ पैर बांध दिए गए। अभी भी वक्त है, बता दो। वो चीखते चिल्लाते इस लड़के से बोला, जिसकी होगद आंखें उसके हाथ में मौजूद सबज पानी से भरे हुए शीशे पर थे। बू से तो यही लग रहा था जैसे इस शीशे की पानी से भरी बोतल में इंतहाई मकरूर में नस्वार मिला दी गई हो, जिससे पूरा पानी सबज था। वो करीब हुआ तो उसने लड़के ने उसे ना समझ से देखा। पास कर रहे कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर मुस्कुराए। शेरोज को करीब आता देखकर लड़का चिया, क्या करने वाले हो? छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। कांस्टेबल्स ने उसके कांधों को पकड़ा और इंस्पेक्टर ने सर को। जब शेरोज ने बगैर वार्निंग दिए वो बोतल उसके नाक में अंडेली छुड़का दी। तेज नसवार वाला पानी उसकी नाक से जाता हलक में उमड़ने लगा और वो खुद को पटकने लगा, पर नाकाम। और वो तेज नसवार का पानी पीता गया। मैं बताता हूँ। एक गुण के वक्फे के दौरान वो जिया। बाहर से तो वो दर्द सह गया था, पर अंदर हुई दर्द को वो ना सह पाया और दाढ़ी मारकर रोने लगा जब उसे सबसे दूर हुआ। कांस्टेबल्स बाहर गए। अब वो कुर्सी पर बैठा हुआ दर्द से आता हुआ नाक को मसलने लगा। शुरू हो जाओ। शेरोज दारा उसे लगा वो अभी बहुत कुछ सह लेगा, पर उसने तो सिर्फ शीशे पर ही हार मानी थी। जितना वो इनकार था, इसे तो यही लग रहा था वो लड़की रेशम भाई के पास है। उसके बापा शेरोज का दिमाग चला। कौन रेशम भाई? शुरू से बताओ। उसके मुंह पर अपने मजबूत हाथ का थप्पड़ मारते हुए लड़का आत्मोह हो गया था। फिर उसने अटक अटक का सारी बात बताई कि कैसे उसने उसको फंसाया, अपनी प्यारी मोहब्बत बड़े चावे फंसा कर मिलने का बुलाया। पहले वो कई दफा उसे बुला चुका था, पर वो नहीं आई और इस बार मना करने पर वो गुस्सा हो गया तो उसके डर से लड़की मिलने चली आई और उसने वहीं बेहोश करके रेशम भाई के पास भेज दिया, जो लड़कियों का जिस्म फरोख्त करते थे। कहाँ है ये कोठा? शेरोज दारे। लड़का कपा उठा। तो साहब मैं नहीं जानता, मैंने सिर्फ उसे बेहोश किया था। बाकी का लकी उसे कहाँ लेकर गया मुझे नहीं पता, पर यह कन्फर्म है कि लकी ही उसे रेशम भाई के पास लेकर जा सकता है, क्योंकि सिर्फ उसे ही कोठे का पता है और वही जा सकता है। वो उसका वफादार बंदा है। लकी को देखा है? शेरोज कुछ सोचकर बोला। नहीं, सिर्फ आवाज सुनी है, और वह भी अलग अलग नंबरों से। कोई एक नंबर दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। शेरोज पुरसोच सा उठकर चला गया। मतलब सिर्फ एक लड़की की बात नहीं थी। वो कोठा है तो वहां पर हजारों इज्जतों का सवाल था। वो वापस आकर अपने ऑफिस में बैठा।
आज़ा ने सोच लिया था अब जो होगा देखा जाएगा, पर वो यूं चुप बैठ कर नहीं देख सकता। आप उसके चारों तरफ कैद बना रहे हैं, ना उसे सुकून से सोने देते हैं, अकेले चलने देते हैं, और ना ही खुली हवा में सांस लेने देते हो। यहाँ तक कि अब उसकी पढ़ाई, जहाँ पर वो साबित कर सके कि वो एक नॉर्मल इंसानों की तरह है, वो लोगों के बीच चल फिर सकती है, पर आपने तो वहाँ भी उसे अपनी जान में खौफजदा चिड़िया की तरह सहमा कर कैद कर लिया है। क्या उसे जीने का हक नहीं है? वो सर झुकाए अपने दिल की बरात निकालने लगा, और सलार को लगा अगर एक लम्बा वो मस्जिद बोला तो सामने बैठे वजूद को जरे जरे में तकसीम करके कुत्तों के आगे डाल देगा। चुप, एक लफ्ज नहीं। था कि आवाज के साथ उसकी कैब बड़ी भी गर्जदार आवाज गूंजी। आज़ा के कान साए साए करने लगे। उसे लगा कमरे की छत उसके ऊपर गिरी हो, पर वो लापरवाह हुआ खड़ा हुआ। उसकी नजर कीमती लैपटॉप पर पड़ी, जो कि दूर नीचे टुकड़ों में तकसीम अपनी बेकदरी पर रो रहा था। सलार सुड आंखों और गहरी सर्द मुस्कुराहट से उसके सामने आया। आज़ा ने उसकी हाथ पर नजरें उठाई। ये जो मस्ती है ना तुझे जिस हस्ती की, मत बोल शहजादे, वो मलका है सलार की बस्ती की। हा 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 कहने के साथ ही क्या का लगा उठा उसकी हालत पर। उसके साथ लफ्ज़ों में शिद्दत पसंदी और गुरूर के साथ ही तमसर था। आज़ा को लगा उसे थप्पड़ मारकर मुंह के बल गिराया हो। ऐस तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आपके बाद आज़ा गुस्से में कुराया। आवाज नीचे। उसकी गर्ज उससे भी ऊपर थी। दोनों की नजरें एक दूसरे को चाहते हुए भी बसम नहीं कर पा रही। एक समंदर था तो दूसरा आंधी। समंदर में डूबने वाला जो जिंदा नहीं हुआ करता, उसकी सांसें समंदर की मुट्ठी में होती है। उसका वजूद समंदर निकल लेता है। वो वजूद खुद को बचाने के लिए चीखता चिल्लाता है, रोता तड़पता है, हाथ पैर मारता है, पर क्या होता है? पूछने के साथ ही उसका क्या का गूंजा। हा 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 बेबस हो जाता है, सांसें खुद दे देता है, हाथ पैर सख्त कर देता है और खुद को सुपुर्द कर देता है। तब जाकर सुकून से सोता है। तब समंदर झूमता है, क्या क्या लगाता है, सरशार होता है अपनी ताकत पर, और उसे अपने कैद में लेकर छुपा लेता है दुनिया से। और दुनिया 2 दिन रोती है, तीसरे दिन उसे भूलकर अपनी जिंदगी में उलझ पड़ती है। उसकी बात का मतलब समझकर आज़ा ने मुठ्ठियां बीची। उसकी गर्दन के लगे साफ होने लगे थे। कांधे पर रखे हुए उसके हाथ को झटका से मुस्कुरा कर बोला, और जिस वजूद को तुम निकलना चाहते हो ना, वो शेर की बस्ती में उसकी आगोश में पलता है, जहाँ समंदर का निकलना नामुमकिन है। उसकी नीली आंखों में अपनी गहरी आंखें गाड़ कर बोला। उसके बापा सिलाने फिर क्या लगाया। तुम्हें राज की बात बताऊं? उसके करीब हुआ और सरगोशी में बोला। कहीं ना कहीं आज़ा को उसके नफसियाती इंसान से खौफ आने लगा, जिसकी सोच तक पहुंचना नामुमकिन था। इस वजूद पर शेर खुद अपना लम्स छोड़ चुका है। अगर समंदर के करीब जाओगे तो वहां भी तुम्हें उसकी चाप मिलेगी। कहते हुए सिगरेट सुलगाया। आज़ा ने दांत पीसकर आखिरी और गहरा वार किया। उसकी नजरें गिरवी शर्ट में उसकी मजबूत चोरे पुष्प पर थी, और सामने नजर आते उसके धुएं पर। बेशक अगर इस दीवार से वो हजारों तूफान का सामना करना, तो उसका वजूद पर खरोश न आती। तुम्हें पता है, अगर मैं अभी शादिया के सामने हाथ फैलाऊं, उसकी आगोश में छुपे फूल को लेना चाहूं, तो हाल ही नहीं जा सकता बानिस्बत तुम्हारे। उसका गहरा और सिगरेट के कश लेता हुआ सलार को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। गहरी मुस्कुराहट के साथ मुड़ा। पता है क्यों? वो हल्का सा हंसा। आज़ा इस हुस्न के देवता को देखने लगा, और उसके स्वाप अपनी मुस्कुराहट गायब होती महसूस हुई। अगर बादशाह के दर पर भीख मांगोगे तो हाल नहीं जाओगे, और निस्बतन तुम्हारे। सलार भीख नहीं छीनता है, वो चाहे शेर की बस्ती हो, बादशाह की कोठी। और तुमसे बेहतर कौन जाने सलार को। वो कदम करीब आया और उसके मुकाबले होकर उसकी गहरी आंखों में वहशत बड़ी हुई आंखें डालकर बोलने लगा। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें पता है ना मैं क्या करता? बस सिंपल। उसकी ने चुटकी बजाई। सिगरेट शूज के नीचे मसल का उसको देखा और संजीदा सा देख रहा था। सारी दुनिया में आग लगाकर उसके वजूद के टुकड़े टुकड़े अपने हाथों से काटकर अपने कमरे में उसकी कब्र बनाना चाहता, मुर्दा या जिंदा। वो होती सलार की। उसने जो नक्शा मुसुमा का खींचा, आज़ा का दिल डूब कर उबड़ा। उसे अपनी धड़कन सुस्ती होती हुई महसूस हुई, और आंखों में लहू सा टपकने लगा। तुम एक वैशी हो। तुम उससे प्यार नहीं, अजियत देना चाहती हो, उसे बिल्कुल पागल बनाना चाहती हो। वो चीहा, जिस पर सलार सुकून से बैठा था। ये तुम्हारी नजर है, अगर मेरी नजर से देखो तो ये मेरा इश्क है। और दूसरी बात, उसका लहजा सर्द हुआ। अगर उसने मुझसे दूर जाने की या अपना रास्ता बदलने की कोशिश की तो को लंबा खींचा। आगे तुम बेहतर जानते हो। तुम्हें पता है अब मैं क्या करूंगा सलार? उसकी वहशत सोच और हालत पर आज़ा का दिल सब कुछ तहस नहस करने को चाहा। उसने सामने बैठे हुए मगरूर वैशी को देखा, जो लापरवाह जनूनी शिद्दत पसंद था। बेशक वो कभी औरत को ना चाहा था, और ना ही उसकी तरफ किसी नजर से देखा था। कभी उसने किसी औरत की तरफ या आम मर्दों की तरह उससे औरत के पास देखा हो। वो इस सब की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था, पर पता नहीं कैसे मुसुमा पर उसकी नजर पड़ गई, और यही आज़ा को कुचल कर मारता था लम्हा। अगर उसे पता होता कि उसकी परछाई भी मुसुमा पर पड़ने ना देता, पर जब पता लगा तो मजबूर था अपने मकसद को उसकी कैद में देखकर। पर अब उसने सोच लिया था वो मुसुमा को उसे दूर रखेगा, कुछ भी हो जाए। वो उसे दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकता था, पर अपनी कोशिश जरूर करेगा। तुम कुछ भी कर लो आज़र। उसकी बुरी माइल मुच्छों तले सुरह अनाबिल्ला हिले।
सलाड की लिटिल गर्ल को उससे जुदा नहीं काट सकते। आज़ाद ने सारा झटका और एक नजर उस पर डालकर वहां से निकलता चला गया। उसके महल माँ बंगले से बाहर आकर सामने ही अपने 3 मंजिला घर को देखा और आहिस्ते से चलता हुआ गेट खोलकर अंदर आया। रूम में आकर बार बार गिर गया। उसका खामोश तन्हा घर उसकी सांसें बंद करके उनमें घुटन पैदा कर रहा था। कुछ देर लेटने के बाद उठकर अपनी बाइक की चाबी ली वहां से निकला। वह कसमसाई जब उसे महसूस हुआ अपने हापा जैसे कोई ठंडा मरहम लगा रहा हो। पहले उसे लगा पड़ी है। अपनी माँ के लिए उसकी सुरख पंखड़ियां फड़फड़ाई, मम्मा, और दिमाग की बेदारी पर और ऊपर जो साया था उससे रूह तक सूद छा गया और आंखें मीचे चाह कभी वह अपने हाथ को हरकत ना दे सकी। खौफ की शिद्दत में बदन पर लजरा तारी हुआ। ये सोच ही रोने पर मजबूर कर दी कि वो क्यों एक दिन भी उसे अकेले सुकून से सोने नहीं देता, क्यों उस पर अपना साया बनाया हुआ है। हाथों की हथेली पर सिर्फ ठंडे मरहम के अलावा और कोई लम्स महसूस नहीं हो रहा था। कैसी तबीयत है लिटिल गर्ल? सरगोशी नुमा भारी आवाज। मासूम अपनी तेज चलती सांसों को उसकी आवाज पर रोके उसका दिल कर रहा था कि दारे मार कर रोए, चीहे सबको नोच कर रख दे, पर कुछ भी नहीं कर पाई। उसकी सांसें रोकने वाली हरकत पर सलार मुस्कुराया। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता पर तुमने मजबूर कर दिया लिटिल गर्ल। अपने चेहरे पर सिरकते हुए बाल दिल की धड़कन सुस्त कर गए थे। आंसू लड़की के सुर में बहने लगे। वो अंदर ही अंदर सिसकने लगे। कौन? बेबसी से सरगोशी मासूमा के लबों से निकली। वो उसके हाथ की हथेली को देख रहा था। मुश्किल से सुनने में आई आवाज पर नजरें घुमाए तो उसकी बिगड़ी हुई हालत पर पड़ी। उसके लब मुस्कुराए, गहरी मुस्कुराहट थी। वो होश हुआ उसकी सांसें वापस लेने पर। गुड नाइट लिटिल गर्ल। सरगोशी बिल्कुल कान के करीब हुई। मासूमा को लगा वो उसकी अगली सांस नहीं ले पाएगी। आंखें खौफ से भरकर खुली। एसी के बावजूद वो पसीने में नहाई हुई थर थर कांप रही थी। आयता से उठकर बैठी, चारों तरफ देखा। ऐसा ही उसे पता था कि वो कहीं नहीं होगा। मदम रोशनी में सामने गार्डन में खुली खिड़की से पूरा चांद अपनी आबोताब से जगमगा रहा था। आप क्यों नहीं रोकते इस बोझ को? वो शिकवा को नजर चांद पर डालकर चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो पड़े। रोते रोते आंखें बोझल से होने लगी तो आहिस्ता से सुकड़ी कमल में घुस गई और फिर से आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादी में उतर गए। इस गहरी नींद के बावजूद भी इस अनजान का खौफ उस पर सवार था। रात को सफी बाई ने तुमसे बात की थी हया के लिए आए हुए रिश्ते की? नौशीन के कमरे की चीजें दुरुस्त करते हुए ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े अपने हुबरू नौजवान बेटे से मुखातब हुई। वो उसकी आंखें पढ़ सकती थी जो इंतहाई सूरत थी। हाँ, यक लफ्ज़ी जवाब देकर चोरी कलाई में वाच पहनने लगा। चेहरा किसी भी तासर से पाक था। वो उलझ गई। तुमने क्या जवाब दिया? उलझ कर फिर से बोले। मैं क्या कहता, बस यही कहा आपको अच्छा लगे तो हमें क्या तकलीफ होगी। वो बैग पर बैठकर शूज पहनने लगा। आपकी बार उसके जवाब पर नौशीन के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। तुम हया बेटी को चाहती हो? उसने सीधी बात मुंह पर काट दी जो माँ होकर उसकी आंखें पार सकते थे। मुस्तफा ने जरा के अपने सामने दिल अजीज हस्ती को देखा जो गुस्से में किसी बच्ची की तरह झुंझलाए हुई थी। लबों पर मुस्कुराहट जरा सी नमूदार होकर वहीं पर दम तोड़ गई। हाँ, उसके जवाब पर वो गुस्से से शुरू हुई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था पर जब हाँ को समझी हैरत से उसे देखा। फिर तुम इस रिश्ते से राजी क्यों हुए? तुमने इनकार क्यों नहीं किया? नौशीन के लहजे में दुख समाने लगा। मुस्तफा ने हाथ से पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और उसके हाथों में बोसा दिया। क्योंकि अंकल खुश थे और मैं उनकी खुशी छीनना नहीं चाहता। मुझे सबसे पहले इस घर में बसने वालों की खुशी अजीज है, बाद में मैं। नौशीन की आंखें नम हुई। उसकी सोच पर वो देख सकती थी मुस्तफा की चाहत बचपन से ही हया के लिए। मेरा बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है जान। उसके हाथों पर बोसा देती नौशीन लम लहजे में बोली। मैं जानता हूँ मेरी प्यारी माँ। उसने अपने सीने से लगाया सर पर बोसा दिया। पर अंकल उसका बाप है, उसका हक है अपनी बेटी पर। और रही बात मेरी तो मैं उसका सिर्फ हीरो हूँ, कहते हुए लब मुस्कुराए। और विलन? मुझे पहले उसकी खुशी अजीज है। नौशीन की आंखें आंसू से भर गए। मेरा बच्चा, उसके माथे पर बोसा दिया। उफ अम्मा, अब तो बच्चा ना कहे, अच्छा खासा जवान हो। अजीब लगता है जब आप मुझे बच्चा कहती हो। बिल्कुल बच्चे वाली फीलिंग्स आ जाती हैं। वह मुंह बनाकर बोला और नौशीन हंसी। हट बदमाश, बूढ़े हो जाओ फिर भी मेरे बच्चे ही रोगे, कहती हुई फिर दोनों ही हंसती है। दोनों के बीच खामोशी छा गई पर आदत से मजबूर बेचारी अदाकारा कब तक चुप रहती। हीरो कैसे जी लेती हो? मुंह पर टेप लगाकर मुझे तो घुटन होती है अगर ना बोलूं तो। एक दूसरे में बीचे हुए उसके लबों को देखकर झुर्री लेते हुए बोली। मुस्तफा कुछ न बोला, खामोश ड्राइविंग करता रहा। हयात देखा और सवाल सोचा जो जल्दी मिल गया। अच्छा ये बताएं, आप मूवीज क्यों नहीं देते? मुझे भी नहीं देखने देते। वो अहम सवाल बोलकर जवाब के मुंतजिर हुए। क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। उसके 4 लफ्ज़ी जवाब पर हया सदमे से देख लगी। पर मुझे तो पसंद है, इंतहाई दुख और सदमे से बोली। तो उसके तो पर हया की नथने फूलने लगी। तो क्या आज से मैं देखूंगी? आप तो है ही जंगल में रहने वाले मंगली,
अपनी बीवी को भी कैदी बना देंगे और ये ना करना वो ना करना कहकर उसका जीना हराम कर देंगे। पर याद रखें, विलन प्लस सितमगर मैं हया सफियान हूँ। अच्छे अच्छू को बाकी के लफ्ज गाड़ी के अचानक ब्रेक और मुस्तफा के बिगड़े तेवर को देखकर चुप हो गई और घबरा कर नाहन कुतरने लगी। आप ड्राइव करें ना, बातें तो होती रहेंगी। हया उसकी आंखों में देखकर उसे अपनी तरफ मुर्तबा देकर घबराई हुई काली आंखें पटपटा कर बोले, क्या कहा था? अपनी बीवी का जीना हराम कर दूंगा, उससे कैद कर लूंगा। हाँ, उसके बाजू से पकड़कर खींचा तो वो दरख्त की कटी हुई शाख की तरह खींचती हुई उसके चोरे से सीने से लगे। नहीं तो कब? वह हड़बड़ाई घबराई हुई आंखें पार देती हुई अपनी बात से मुकर गई। तुमने ठीक कहा, मैं अपनी शिद्दत से उसका जीना हराम कर दूंगा। बिल्कुल ठीक कहा, कैद कर लूंगा। वो मुस्कुराया। मैंने हेजी से गंभीर आवाज में उसके कान में बोलने लगा और हया को लगा उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। दिल हलक में दक दक करने लगा। बुलंद आवाज में उसकी गंभीर आवाज पर माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। पर शुक्र उसे ठीक कह रहा था, वरना अपनी जुबान खुद गुद्दी से काट देते। वो हमेशा फंसा देते थे। हाँ ठीक कहते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मैंने। वो जोरों शोर से हाँ करती हुई से दूर हुई। दुपट्टा ठीक करती नाहन को उतरने लगी और उसकी नजरें खुद पर देखकर फिर से असबाब में साह हिलाने लगे। मुस्तफ़ा उसकी बुखलाई हुई घबराई हुई हालत से महसूस होने लगा। वो बहुत ही क्यूट थी। अगर बोलती तो जो मुंह में आया बोलती ही जाएगी, पर जब वो उसकी बोलती अपने तरीके से बंद करता तो ऐसी हालत होती जिससे मुस्तफ़ा भरपूर आज उठाता। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। वह उंगली से उसके माथे से पसीना चूनते हुए उसकी आंखों में देखा बोला। हया उसके जज्बातों से चूर गिरे आंखों में देती हुई बुखलाई हुई नजरें झुका गई थी। वो खामोश सा पीछे हुआ और वापस ड्राइविंग करने लगा। आया बड़ा, ऐसी पट्टियां पढ़ाओगे ना, रोते हुए मेरे पास ना आए तो शिकायत गिनवाने तो तेरा नाम भी मुस्तफ़ा ने। वो दांत पीस कर सोचने लगी, हाय हाय मैं क्या पढ़वाऊंगी विलन की बीवी को। वो अपनी सोच पर मातम करती हुई सोचने लगी और कुछ दिमाग में आया तो चुप होकर खामोश हुई। वो अपनी ही धुन में चलती हुई आ रही जब सामने सीने पर चढ़ती मुलाजमा को ऊपर आता देखा। प्रिया के लिए चौंकने वाली बात यह थी कि अपने ख्यालों में चलती हुई शर्माए से मुस्कुराई सी आ रही थी। यहाँ तक कि उसके करीब से गुजर गई, कुछ होश ना था। वो ठटकी जब उसके कदम शेरोज के कमरे की तरफ देखे। रुक लड़की, सुन। वो गुस्से से लाल होती उसके सामने आई। मुलाजमा अचानक उसके सामने आने पर हड़बड़ाई और पम प्रे पर रखा। जी बीबी जी। वो अपने ख्यालों में उसकी टांग अड़ाने से बदमजा होती मुंह बनाकर बोली, किस सोच में लाल पीली हो रही हो, जरा मैं भी तो सुनो। और कहाँ जा रही हो? बन ठान कर उसने लड़ाई के लिए आस्तीन ऊपर फोल्ड की और उसकी सूरत से बेदन किए हुए ड्रेस को देखकर आईब्रोज गाया। मुलाजमा बेचारी उसके खतरनाक तेवरों से घबराई अपने पहने हुए सूट को देखने लगी। बीबी जी, वो अम्मा ने कहा पहनो। वो फिर थोड़ा सा शर्माई। अम्मा की लाली, अभी कहाँ जा रही हो? मतलब माँ में मिली हुई है बेटी की सोच में। प्रिया सोच कर गुस्सा हुई। वो बीबी जी, बेगम साहबा ने बोला छोटे साहब को बुला कर लाओ। मुलाजमा उलझ कर उसको बताने लगी, ये बीबी जी को क्या हुआ है? उसने सोचा, तो फिर ऐसे बन ठन कर जाते हैं छोटे साहब को बुलाने? हाँ। वो आके ही मुलाजमा घबराई भी पीछे लगी। वो अम्मा ने कहा पहन कर जाओ। वो अपनी खतरनाक बीबी नमाज चुड़ैल से डरती पीछे होने लगी, जो कि मारने के दर पर थी। क्यों? वो बीबी जी, हमारा परसों निकाह हुआ था ना, इसलिए। अब जहां उसे शर्माना चाहिए था वहां उसे खौफजदा हो रही। अपनी सफाई पर मुलाजमा तो कुछ ना समझी, पर प्रिया जरूर रिलैक्स हुई थी। अच्छा भाई, मुबारक हो। अब जरा मेरे लिए भी दुआ करो, खरूस मान जाए। एकदम वो बदली उसे मुबारक देती हुई गले मिले। यहाँ तक कि खुद के लिए भी दुआ लेने लगी। अल्लाह, कहीं बीबी जिन पर जिन विन का साया तो नहीं। मुलाजमा को और भी खौफ आने लगा। वो जबरदस्ती मुस्कुराई और वहां से जाने लगे। रुको लड़की। उफ, बेगम साहबा ने काम पर फंसा दिया। उसके फिर रुको कहने पर दिल में बोली, तुम ये बैग ले जाओ और मम्मा को बोलो आ रहा है, तब तक मैं कुछ अपने वाले को बताऊं। मुलाजमा होनक बनवी बैग पकड़े हुए उसे देख लेंगे जब प्रिया ने उसके आगे चुटकी बजाई। क्या हुआ है भाई, जाओ। हाँ। वो कहती वहां से बाकी पक्का बीबी जी पास आया है। प्रिया कांधे चुकाती चिटाती मुस्कान लबों पर सजाती मचाती हुई दुबाई खुद शिरोज को बुलाने आई। वो जो दोनों हाथों से दरवाजा खोलती धर्म से अंदर आना चाहती थी, पर अगले ही लंबे शिरोज के गले का हार पड़ती ठा की आवाज के साथ ही दोनों नीचे गिरे। सूरत्याल ये होगी कि शिरोज बेचारा वर्दी में फुल तैयार नीचे पड़ा हुआ मैडकी के वजन से हाथ का कड़ा उठा। दूर हटो मैडकी, सर फाड़ दिया। वो सर पकड़े अपने ऊपर पड़ी हुई प्रिया पर गुस्सा हुआ। हाय, मैंने क्या किया? वो उसके सीने पर दोनों हाथ रखती हुई उस पर सर रखकर आंखें बटबटाई बोले, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उसके नाजुक जिस्म को खुद के ऊपर से महसूस करता गुस्से से गुराया। नो, बिल्कुल भी नहीं। प्रिया उसके गुस्से से सूरज चेहरे को देती हुई आंखें घुमाकर उससे और गुस्सा जाने लगे। तुम? वो एकदम उसे खुद से दूर धकेलता खड़ा हुआ और झटके से प्रिया को बाजू से पकड़ता घसीटता
تو وہ اٹھی اور شیروز سے زور سے اسے دیوار سے لگایا۔ درد تو بہت ہوا پر اتنا بھی نہیں۔ اس کے خوبصورت چہرے، اس نیلی آنکھوں میں دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں اتنا گر گئی ہو؟ اس کے بازو پر پکا کا انتہائی سا تھی کہ کوئی عام لڑکی ہوتی تو اب تک اپنا بازو تروا چکی ہوتی۔ تمہیں آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اس پر شیروز کی پکا تھوڑی سی ڈھیلی ہوئی تو ایک جھٹکے سے لمبے چوڑے وجود کو دیوار سے لگایا، پھر بغیر اس کے سمجھنے تک پاؤں کی انگلیوں پر کھڑی ہوتی اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثابت کی اور اسے شاخ میں بیچکنی آندھی طوفان کے صدمے چھوڑتے ہوئے گویا ہوئے، تمہیں چاہتی ہوں، صرف تمہیں شیروز ملک، اور صرف تمہارا نام چاہتی ہوں اپنے نام کے ساتھ۔ وہ چاہت اور محبت کے جنونیت سے یہ دیوان کی طرح اس کی شعلہ برساتی آنکھوں میں دیتی ہوئی آنکھ دبا کر بولتی اسے وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے بھاگی شیر کے بگڑنے سے پہلے۔ تم بےہودہ لڑکی، تمہیں تو میں مسئلہ کرا دوں گا۔ نفرت ہے مجھے تم جیسی لڑکیوں سے جو اپنے منہ آتے جذباتوں پر لگام نہیں دے سکے۔ وہ زوردار موقع دیوار پر مارتا دل کی بڑاس نکالنے لگا۔ اگر سامنے وہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر تینوں اس کے منتظر تھے۔ میں جا کر دیتی ہوں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ مشال فکر مندی سے کہتے ہوئے چیئر کھسکھسا کر اٹھی۔ اور بیگم صاحبہ، وہ صاحب تو چلے گئے؟ لاؤن سے آتے ہوئے ملازمہ بولی۔ وہ بہت ہی غصے میں تھا۔ ہم نے ناشتے کا کہا تو غصے میں جھڑک دیا۔ وہ سر جھکائے بولتی ہوئی مشال کو پریشان کر گئی۔ لگتا ہے اتنے میں ہی پیٹ بھر گیا بچے کا۔ پریا مسکرا کر روک کر بڑبڑائے۔ آپ نے کچھ کہا بیٹا؟ دھراب نے پوچھا۔ نہیں تو۔ وہ کان دوش کہا کر انکار کرنے لگی تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ سنیے، اب ذرا فون کر کے معلوم تو کرے، ٹھیک ہے نا میرا بچہ؟ وہ غصہ تو نہیں کرتا، بہت ہی احترام کرتا ہے ملازموں کا، پر آج یہ صبح صبح کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا بیگم، جس طرح کی اس کی ڈیوٹی نا اس طرح کے موڈ بنتے رہتے ہیں دن میں۔ آپ شروع کریں بیٹا کھانا۔ انہوں نے مشال کو ریلیکس کر کے پریا کو کھانے کا کہا، جو کہ فرما مدار سے سر ہلا کر کھانے لگی۔ اور کچھ دیر بعد باہر مصطفیٰ کی گاڑی کا ہارن سن کر دونوں سے پیار لیتی بیگ اٹھانے لگی اور مسکراہٹ مچل رہی تھی لبوں پر آنے کے لیے۔ آخرکار اس نے آزاد کر ہی دی اپنی مسکان کو اور کہا لگاتی باہر کو بھاگی۔ بیچارہ میرا ہیرو۔